दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। हम लोग पढ़ रहे हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इससे पहले भी कई पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। इनको हम लोग बहुत ही इजी शब्दों में समझने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग जल्दी से पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या सीखा था उसको समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि लोन देने के लिए अलग अलग सेक्टर्स कौन से हैं। हम लोगों ने फॉर्मल सेक्टर्स की चर्चा की थी और इनफॉर्मल सेक्टर्स की चर्चा की थी। फॉर्मल सेक्टर के मामले में हम लोगों ने ये देखा था कि ये इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, प्लस यहाँ पे डेट ट्रैप में फंसने की संभावना बहुत ही कम होती है। ये सारे फायदे थे फॉर्मल सेक्टर की। दोस्तों, आप सोचेंगे कि अगर फॉर्मल सेक्टर्स के इतने ज़्यादा फायदे हैं तो हर कोई फॉर्मल सेक्टर से ही लोन क्यों नहीं लेता है, लोग इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते ही क्यों हैं। दोस्तों, इसका सिंपल सा उत्तर आप जानते हैं। अब तक आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर के पास क्यों जाते हैं। कुछ याद नहीं आया तो याद कीजिए दोस्तों उन शर्तों को जो फॉर्मल सेक्टर हमारे सामने तब डालते थे जब हम लोग के पास लोन लेने के लिए जाते थे। ये शर्त क्या क्या थे? पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा शर्त क्या था? कोलेट्रल, यानी आपको बैंक के पास कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती थी गारंटी के रूप में, जिससे वो आपको लोन देने के लिए वो आपको लोन देने के लिए राजी हो जाए। ठीक है, ये सारी शर्तें थी। लेकिन दोस्तों, आप कल्पना कीजिए उस किसान की जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और पढ़ा लिखा अगर है भी तो उसके पास कोलेट्रल के रूप में डालने के लिए कोई संपत्ति नहीं है ज़्यादा। ऐसी कोई संपत्ति नहीं है उसके पास जिसको वो बैंक के पास बंधक डाल के, गिरवी डाल के लोन ले सके। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में वो इनफॉर्मल सेक्टर के पास ही जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर के कंपेरिजन में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। इसीलिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में इस बात की भी चर्चा की थी कि किस तरह से बैंकों को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रदान करना चाहिए, ताकि लोग अपना खुद का जॉब खड़ा कर सके, खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सके। ठीक है, इससे उनमें आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा, देश की प्रगति होगी। प्लस क्या है कि लोग अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर की बुराइयों से भी बच जाएंगे। याद कीजिए उन बुराइयों की, कौन कौन सी बुराई थी? ऋण जाल में फंसना, ये एक बुराई थी, है ना। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं आगे बढ़ के कि इन बैंक के अलावा क्या हमारे देश में कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे लोगों को लोन लेना बहुत आसान हो। हम इन ऑप्शंस पे विचार करेंगे। दोस्तों, ऐसे दो ऑप्शंस निकल के हम लोग के सामने आते हैं। पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी स्वयं सहायता समूह। हम इन दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लोग आपस में इकट्ठा होकर कोई काम करते हैं। अक्सर इनका तो उद्देश्य होता है कि आपस में इकट्ठा होकर कोई बिजनेस करना, कोई धंधा करना, ताकि ये प्रॉफिट कमा सके। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्जांपल समझना है तो दो ऐसे बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अरे ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एग्जांपल है। पता है कौन से हैं वो? पहला है अमूल दूध। याद आ गया अमूल दूध के बारे में? ठीक है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ही एक एग्जांपल है। दूसरा जो एग्जांपल आप लोग पहले से जानते हैं वो है लिज्जत पापड़ का। चौंक गए ना? लिज्जत पापड़ भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ही एक एग्जांपल है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब लोगों ने आपस में मिलके अमूल दूध के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर लिज्जत पापड़ के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई।
इनका एम था आपस में मिलकर हम लोग काम करेंगे और हम लोग का बिजनेस अगर आगे बढ़ेगा तो इससे जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट भी लेंगे। ठीक है, ये एक उदाहरण था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कई बार क्या होता है कि लोग आपस में फंड इकट्ठा करते हैं, जैसे अपनी बचत का कुछ फंड, अब उनकी मंथली कुछ सेविंग्स होगी, ठीक है, तो उसको बैंक में जमा कर नहीं करके वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फंड में जमा करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो फंड बड़ा होते जाता है और कभी किसी मेंबर को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनमें से किसी मेंबर को अगर लोन की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये सोसाइटीज उनको लोन भी देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अदर एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है, मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है। दोस्तों, ये तो थी बात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। अब हम लोग समझेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में कि स्वयं सहायता समूह क्या 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 होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह ही इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में भी अक्सर तो ये क्या होता है कि गांव में पाए जाते हैं। जो गांव में रहने वाली महिलाएं होती हैं वो आपस में 10 या 15 लोगों का करके एक ग्रुप बना लेती हैं और इस ग्रुप में वो सप्ताह में या महीने में 10 दिन पे 15 दिन पे कोई फिक्स इंटरवल पे वो लोग अपना मीटिंग फिक्स करती है, आपस में मिलती जुलती हैं और फिर जो उनकी मंथली कुछ सेविंग्स होती है या वीकली सेविंग्स होती है, इस सेविंग्स को वो अपने ग्रुप के फंड में जमा करती हैं। और जैसे हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में देखा था कि वहाँ पे अगर किसी मेंबर को लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो सोसाइटी उनको लोन देती थी, उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी अगर किन्हीं मेंबर को लोन की ज़रूरत पड़ जाए, पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये फंड में से निकाल के उनको लोन दिया जाता है। बाद में जब उनके पास पैसा आ जाता है उस मेंबर के पास, तो वो वापस से फंड में उस पैसे को डाल के अपना लोन चुका देते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप का फंड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये लोग बैंक के पास इस फंड को जमा करके कोलेट्रल के रूप में जमा करके बैंक से ही लोन ले लेते हैं। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई अकेली महिला, ठीक है, अगर वो अकेली महिला है, उसके पास कोलेट्रल के रूप में जमा करने के लिए बैंक के पास कुछ गिरवी रखने के लिए बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, तो उसको बैंक से लोन मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जाती है तो यहाँ पर उसको क्या होता है कि लोन मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपने जितने भी मेंबर थे उन मेंबर ने जो फंड इकट्ठा किया था आपस में, वो फंड कोलेट्रल के रूप में जमा करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों को लोन मिलना बड़ा आसान हो गया। इसलिए तो कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या फिर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनसे लोन लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इनसे पहला तो फ़ायदा ये है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है, दूसरा है कि इनसे लोन लेना भी आसान होता है, क्योंकि सारे मेंबर एक दूसरे को आपस में जानते हैं। ठीक है, और आपको कोई कोलेट्रल जैसे आप बैंक के पास दे रहे थे उस तरीके से जमा भी यहाँ नहीं करना पड़ता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ और भी फायदों को हम लोग देखते हैं। इनमें से एक फ़ायदा यह है कि ये लोगों को रोज़गार प्रदान करने का काम करती है। आप पूछेंगे रोज़गार लोगों को कैसे प्रदान करती हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि किसी महिला को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर है उसको अगरबत्ती बनाने का कोई अपना बिजनेस खोलना है, या फूलों के मदद से सेंट भी बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, उसका बिजनेस खोलना है, तो क्या होगा? अगर उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन मिल जाता है तो इस लोन की सहायता से वो अपना बिजनेस बहुत आसानी से खोल सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो महिला कल तक अपनी फैमिली की नॉन अर्निंग मेंबर थी वो अब अर्निंग मेंबर बन सकती है। इससे उसमें आत्मसम्मान की भावना आएगी,
उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जगेगा, वो अपने आप पर निर्भर हो सकेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी। ठीक है, ये सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ एक फायदा और भी हो सकता है, जैसे अभी अभी हम लोग देखे हैं ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं होती हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे इकट्ठा होती है। हो सकता है 7 या 10 दिन, महीने में एक बार इकट्ठा होती है मीटिंग के लिए। इस मीटिंग में वो लोग आपस में चर्चा भी करती हैं। चर्चा किस चीज़ की हो सकती है? हो सकता है कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की चर्चा हो जाए, इस समय देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, खेल में क्या चल रहा है, इस सब चीज़ों की चर्चा हो जाए। ठीक है, तो इससे महिलाएं क्या होगा, जागरूक भी बनती हैं। ये सारे फायदे हैं दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज होगा कि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो वर्क काम में देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर भी है? और अगर अंतर नहीं है तो इन दोनों को बस एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया गया है? दोस्तों, भले देखने में दोनों के काम एक जैसे लगते हों, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। आइए हम लोग उन अंतरों को समझते हैं कि वो डिफरेंसेस हैं क्या। दोस्तों, इनमें से पहला जो अंतर है वो ये है कि अक्सर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो शहरों में काम करती हैं, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो गाँव में होते हैं। दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, जैसा कि अमूल के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, लिज्जत पापड़ के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि जो लोग उसके मेंबर होते हैं उनका बिजनेस या उनका ऑक्यूपेशन, इसको कहना चाहिए कि एक जैसा होता है। अमूल में जितने भी लोग होंगे उनका ऑक्यूपेशन दूध से जुड़ा हुआ है। लिज्जत पापड़ में जितने लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन पापड़ के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनका ऑक्यूपेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई महिला सेंट बनाने का काम करती हो, कोई दूसरी महिला अगरबत्ती बनाने का काम करती हो, कोई दूसरी महिला कपड़ा बनाने का काम करती हो। ठीक है, ये सारे काम हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक अंतर और हो सकता है, वो अंतर ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो फंड इकट्ठा होता है, जो मेंबर्स उसमें पैसा जमा करते हैं, ये फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये अंतर है दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और सेल्फ हेल्प ग्रुप में। इसीलिए गवर्नमेंट भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करती है। दोस्तों, इसके साथ ही अब इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने मनी के बारे में पूरा समझा। मनी क्या होता है, मनी जब नहीं था तब कैसे हम लोग काम चलाते थे अपना, बैंक क्या होता है, बैंक का फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा लोग लोन क्यों लेते हैं, लोग लोगों को लोन लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने समझा लोन देने वाले अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जाना, हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जाना, इनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनके बारे में जाना। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों अब मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोग मनी और क्रेडिट चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई क्वेश्चन बचा रह गया हो तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी की जो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं या अलग से भी कोई क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको सॉल्व किया जाएगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप सोशल साइंस के जो अदर चैप्टर्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के चैप्टर हों या फिर ज्योग्राफी के चैप्टर हों या फिर पॉलिटी के चैप्टर हों, हिस्ट्री के चैप्टर हों, इनको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।